बिल्कुल चर्चा चल रही है। जिस तरह का स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया है, अब उस स्टिंग ऑपरेशन पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। आजम का खुद अपनी सफाई में ये कह रहे हैं कि अगर मेरी गलती है तो जो सजा हो मैं झेलने के लिए तैयार हूं। ये अपने आप में ये भी एक बड़ी बात है, ये खुलकर सामने आना। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जो थानेदार स्वीकार कर रहे थे कि गांव में हमले होते रहे जी। तो हमलों के पीछे की काफी हद तक कुछ सच्चाई, जिनमें एक सच्चाई ये भी है कि पुलिस के अधिकारी ये कह रहे थे कि हमारे पास जो असलहे थे वो सही नहीं थे। बिल्कुल, जब वो ये एक बड़ा सवाल यहाँ बिल्कुल पर खड़ा होता है। ये सवाल उठाया जा सकता था कि प्रशासन के पास जो है ठीक तरीके से वो हथियार मौजूद नहीं थे जिससे वो लोगों को सुरक्षित कर सके। हमारे साथ सुधीर जी, सर्वेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं। सर्वेश, चूंकि आप लंबे समय से टेलीविजन पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि खुलासा टेलीविजन की पत्रकारिता में अब स्टिंग ऑपरेशंस पर बड़े ही सवाल खड़े होने लग गए हैं। ऐसे में खुलासा किसे कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइंस होती है जिसको कहा जाता है कि खुलासा उसके आधार पर अगर समझा जाए तो खुलासा का मतलब बिल्कुल साफ है यहाँ पर कि जब तक पूरी तरीके से साक्ष्य जो कहे जाते हैं कि जिसके अंदर की अगर किसी आरोपी या प्रत्यक्ष रूप से जो आरोपी के ऊपर या आरोप के सिद्ध करने के लिए जब तक पूरे साक्ष्य और दूसरे के मुंह से ना कहलवाया जाए तब तक उसे खुलासा नहीं मान सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। उमा खुराना केस के अंदर 2007 के अंदर एक गाइडलाइन इश्यू की गई थी जिसमें उमा खुराना केस में एक बच्ची से ये कहलवाया गया था कि उसके टीचर उसको कहीं भेजते हैं सेक्सुअली हैरेसमेंट के लिए। ये बात जब उस बच्ची से कहलवाई गई थी तो उस बच्ची ने बाद में कोर्ट के अंदर आकर इस बात को कबूला था कि उसने केवल हाँ में हाँ मिलाया था और कहलाने वाला केवल मात्र रिपोर्टर था जो बुरी बातों को कह रहा था, जिससे बच्ची ने हाँ में हाँ मिलाया था और बच्ची को समझ में भी नहीं आया कि वो रिपोर्टर क्या उनसे कहना चाहता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में बिल्कुल साफ कर दिया कि जब तक पूरी तरीके से सारी चीजें क्लियर नहीं होती है और जो दोषी है या जो आरोपी है जब तक वो पूरी बातों को साफ रूप से नहीं कहते हैं, पूरे शब्दों में नहीं कहते हैं, तब तक इसे स्टिंग ऑपरेशन का रूप नहीं माना जाएगा। ये 2007 की बिल्कुल गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की उमा खुराना केस के बाद। यहाँ भी कुछ इसी तरीके से है कि दारोगा साहब जो है पत्रकार महोदय की बात में हाँ मिला रहे हैं। हालांकि तमाम और पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर था, लेकिन नाम लेकर कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। यहाँ पत्रकार महोदय खुद ही नाम लेकर आगे बढ़ गए और दारोगा ने सिर्फ हाँ में हाँ मिलाया। बिल्कुल, यहाँ का केस अगर देखने को मिलता है तो बिल्कुल साफ है कि उसमें दरोगा साहब ने जिस तरीके से केवल हाँ में हाँ मिलाया है और ये पत्रकार महोदय है वो पूरी तरीके से नाम लेकर किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर टारगेट करते कहे जाते हैं। जो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अगर लॉ का आप पढ़े तो उसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है उसके तीसरे चरण में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि अगर 2.3 जिसे लॉ कॉज कहते हैं उस कॉज में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को सीधे आरोपी सिद्ध करना चाहते हैं या उसको ऊपर इल्जाम लगाना चाहते हैं और उसे बदनाम करने की कोशिश करना चाहते हैं तो इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। इसको रोकने के लिए भी उन्होंने गाइडलाइन बनाई है जिसको 5वें अपने अंक अपने जो उन्होंने अपना डिसीजन दिया है उसके 5वें पॉइंट पर उन्होंने इसको बिल्कुल क्लियर भी किया है। तो कुल मिलाकर अगर उसके आंकड़े देखे जाए तो बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर जो रिपोर्टर महोदय है उस कॉज को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर गए। इस कॉज को बहुत जरूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर्वेश आपने। शायद यही वजह है कि आजम खान साहब को यह कहने का मौका मिल गया कि पत्रकार ने जो है उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म ठीक तरीके से नहीं निभाया और जो है दारोगा साहब के मुंह में अपनी बात भर दी। तो ये कहने का मौका मिला है आजम खान साहब को और इसी वजह से जो ये पूरी बहस है वो दो तरफा हो चली है। हमारे साथ सुधीर जैन भी जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपराध शास्त्री हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि अपराध की भाषा में इस स्टिंग ऑपरेशन के खुलासे को क्या वाकई खुलासा माना जाएगा? जी, सुधीर जैन के साथ हम जुड़ेंगे अभी कुछ ही देर में, क्योंकि संपर्क अभी उनसे नहीं हो पाया, जैसे जुड़ेंगे हैं। लेकिन हम सर्वेश हम थोड़ा यहाँ पर आपसे ये समझना चाहेंगे क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन आपने भी देखा हुआ है, इसके बाद के जो परिणाम है क्या लगता है आपको, किस तरह के परिणाम निकल सकते हैं? क्योंकि काफी कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जिस पर आजम खान ने जिस तरह के सवाल खड़े किए और सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह के आप नॉर्म्स बता रहे हैं उसको देखकर तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है। बिल्कुल क्वेश्चन मार्क ये भी लगता है कि आखिर चैनल को इस तरीके का क्या गाइडलाइन नहीं इशू की गई थी, क्या चैनल वो गाइडलाइन नहीं जानता था जिससे चलते उसे इस चीज को ब्रॉडकास्ट करने की इजाजत दी गई है। बिल्कुल साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अपनी अगर चैनल कोई इसे ब्रॉडकास्ट करता है तो आईटी मिनिस्ट्री यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को इस पे सख्त कदम उठाने चाहिए। और यहाँ तक कि अगर आपको याद होगा कि जो निजी चैनल ने उमा खुराना का केस चलाया था उससे उसे 15 दिन का बैन झेलना पड़ा था। बिल्कुल उसे साफ हो गया था कि उसको बैन
रहेगा और 15 दिन तक वो चैनल ना ही ऑन एयर जा सकता है और ना ही उसके पत्रकार बिल्कुल फील्ड में कहीं पर भी मौजूद रहेंगे। तो एक तरीके से चैनल को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था मात्र 15 दिनों के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद हुआ था। तो क्या इस स्टिंग ऑपरेशन को भी आप आधा अधूरा खुलासा मानते हैं, क्योंकि तमाम वेबसाइट्स ने अभी लिखना शुरू कर दिया है कि ये स्टिंग ऑपरेशन जो है पूरी तरीके से गलत नहीं है, झूठा नहीं है, लेकिन जो सच है वो भी अधूरा है और जबरदस्ती कहलवाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, कोर्ट के अगर आधार से माध्यम से समझा जाए तो इसको कहीं ना कहीं अधूरा माना जा सकता है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष की छवि को खराब करने के आधार बनाया गया है। और ऐसे में अगर व्यक्ति या रिपोर्टर अगर नाम ना लेता, या बार बार कहा गया है कि रिपोर्टर अगर किसी व्यक्ति का नाम लेकर स्टिंग ऑपरेशन करता है या उसको टारगेट कर स्टिंग ऑपरेशन करता है तो वो मान्य नहीं होगा, और अगर वो घूस देने के लिए बार बार खुद प्रेशराइज करता है तो भी मान्य नहीं होता। तो ये दोनों में कहीं ना कहीं इसमें एक बात साफ होती है कि इसमें नाम रिपोर्टर स्वयं ले रहा है और वो पुलिस पार्टी से वो नाम नहीं कहलवा पाया है। और अगर ये बिल्कुल सर्वेश यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि क्या आजम खान साहब ने प्रेशराइज किया, तो वो प्रेशराइज लगता है पत्रकार महोदय ने दारोगा पर कर दिया। आपकी ये जानने की कोशिश की कि आजम खान का नाम दारोगा प्रेशराइज होने पर लेता है कि नहीं। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि सिर्फ आजम खान तक ही सीमित रहा ये ऑपरेशन, इसके अलावा यूनियन के वहाँ पर नेता थे, किसान यूनियन के नेता थे, बाकी कम्युनिटीज के नेता थे, उन पर एक भी सवाल नहीं पूछा गया। बिल्कुल, तमाम और पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने भी दंगों को भड़काने में काफी रोल अदा किया। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर जो है कुछ उसकी वीडियो क्लिप्स ऐसी जगहों की दिखाई, उसको अपलोड की जो वहां की नहीं थी और दंगों को भड़काने की कोशिश की। जो तमाम समाजवादी पार्टी ने तमाम और ऐसे नेताओं का जिक्र किया है जिन पर FIR दर्ज हुई है, जिनकी गिरफ्तारियों की बात हो रही है, वो पूरी तरीके से बेदाग है ऐसा नहीं कहा जा सकता। और जब जो स्टिंग ऑपरेशन में ये कहने की तमाम पुलिस अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर में सब कुछ हुआ है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं इतनी तो बू आ ही रही है कि कोई पॉलिटिकल दबाव था जिसकी वजह से कार्रवाई में देरी हुई, सरकार की ओर से ये गलती हुई। लेकिन वो देरी लखनऊ के इशारे पर हुई, ये भी बात कहीं ना कहीं समझ में आती है, क्योंकि लखनऊ से ही जो है सरकार वहां पर चलती है। लेकिन अगर लखनऊ से ये देरी हुई तो किन नेताओं की वजह से देरी हुई, सवाल यहाँ पर ये खड़े होता है। ऐसे में किसी एक व्यक्ति की छवि को आप खराब नहीं कर सकते, सिर्फ एक व्यक्ति पर पूरे दंगों का दोष नहीं मर सकते, और उसको लेकर के आप स्टिंग ऑपरेशन को एक सफल ऑपरेशन नहीं बता सकते। बिल्कुल, सुधीर जैन जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। माधु जी, आप सवाल पूछना चाह रहे थे सुधीर जैन जी से, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूछ सकते हैं। सुधीर जी, बार बार आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि स्टिंग ऑपरेशन पर आजकल बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में अपराध शास्त्र की भाषा में खुलासा किसे कहेंगे? ये बड़ा सवाल है कि हम आखिर स्टिंग ऑपरेशन कहेंगे किसको। लेकिन इसके बाद जो मीडिया जगत के ऊपर जो सवाल खड़े होंगे, क्योंकि अगर यहाँ बात चलती कि अब दंगों के पीछे के सच को हमें जानना है, CBI जांच करवानी चाहिए, इसके साथ ही ये भी सवाल उठेंगे कि अब क्या इस तरह के स्टिंग ऑपरेशंस पर शिकंजा कसा जाना चाहिए कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। सुधीर जैन जी, माधुरी जी का सवाल अगर आपने सुना हो तो जवाब चाहेंगे। चलिए, संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा। माधुरी जी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है अपराध शास्त्र की भाषा में जो है खुलासे पर बहुत कुछ कहना जो है आसान नहीं है। वहाँ भी जिस तरीके की स्टिंग ऑपरेशंस के नए कंसेप्ट शुरू हुए हैं, पिछले कुछ सालों में आप देखें कि जिस तरीके से टेलीविजन चैनलों की बाढ़ आई है, हर प्रकार से जो है आजकल किसी भी व्यक्ति का फटाक से स्टिंग ऑपरेशन हो जाता है, उसकी छवि जो है मीडिया में जो है दागदार हो जाती है, मीडिया में ही उसका ट्रायल हो जाता है, उसकी सजा तक एक तरीके से कहें तो सुनाने की पत्रकार कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पीछे कितनी पीड़ा है, जैसा कि उमा खुराना का ही मसला आप देखिए, जैसा कि सर्वेश ने उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की, कितनी पीड़ा, कितनी बदनामी उस व्यक्ति की होती है जिसका कि आप नाम इस तरीके से ले लेते हैं। बिल्कुल। सुधीर जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? सुधीर जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लेकिन हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। जी, माधुरी जी का एक सवाल है जो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है। माधुरी जी। सुधीर जी, जैसा कि स्टिंग ऑपरेशंस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, खुलासा किसे कहेंगे आप? नहीं, ये बात अभी हुई जी। जो स्टिंग ऑपरेशन है उनकी वैधता प्रारंभ से नहीं है जी। ये स्टिंग ऑपरेशंस 3 प्रकार से बिल्कुल फर्जी साबित हो सकते हैं, या वो अदालत में तो कभी मान्य थे ही नहीं क्योंकि उनको विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता।
अब यहाँ पर जो बात आ रही है कि इस तरह की स्टिंग ऑपरेशन जो दो लोगों की निजी बातचीत है जी। और वो ऐसे दो लोगों की निजी बातचीत है जो कि एक दूसरे के दबाव में हैं। एक दरोगा और एक पत्रकार के बीच की बात में ये बहुत आसान सी बात है कि जो पत्रकार चाहेगा वो दरोगा उसके मुताबिक बोलेगा, अगर वो बात सार्वजनिक तौर पर प्रसारित नहीं हो रही है जी। तो इसकी तो कोई वैधता होने का सवाल ही नहीं होता। अब ये सवाल आता है कि अगर हम शक पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह के जो स्टिंग ऑपरेशंस हैं उनका और कोई मकसद हो या ना हो, कम से कम शक पैदा कर देने का तो है ही। तो वो जो शक पैदा करना है, अगर थोड़ा सा मौका 1 मिनट का हो तो ये बताया जा सकता है कि इस तरह के आर्गुमेंट उनका बेसिस क्या है जी। उस आर्गुमेंट के 2 एलिमेंट हैं। एक तो वो है जो उसको हम एसम्पशन बोलते हैं जी। हम पहले से बनी हुई धारणा बोलते हैं। आजम खान वो मुसलमान हैं और वो प्रचार करना बड़ा आसान है कि वो मुसलमानों के नेता हैं, जबकि वो ऐसा हो या ना हो ये बिल्कुल कोई आधार नहीं हो सकता। और जो एविडेंस का सवाल है उस एविडेंस में हमने शक पैदा कर दिया और कुल मिलाकर जो आर्गुमेंट का जजमेंट है वो जजमेंट ये कि हाँ आजम खान इन्वॉल्व है। तो जो एसम्पशन है उस एसम्पशन पर डिबेट होना चाहिए, क्या कोई मुसलमान नेता सिर्फ मुसलमानों का ही नेता होगा जी। और मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी ऐसी कंस्टिट्यूएंसी होगी जहां पर कि मुसलमानों की वजह से कोई चुनाव जीत सके। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरह का जो कम्युनलिज्म है जिस पर कि अभी कोई हमारे पास ज्ञान नहीं है, पिछले जो आजादी के बाद से जितने भी हमारे साल गुजरे हैं उनमें हम इस तरह की पीड़ा से ग्रस्त हैं। ये पीड़ा हमारे पास है और कोई भी शोध कार्य हमारे पास नहीं है। बिल्कुल किसी तरह का भी कोई विश्वसनीय वाक्य हमारे पास नहीं है। महात्मा गांधी को हम भूल गए। अभी गांधी जयंती आने वाली है, उस पर जो चर्चाएं होंगी उसमें शायद ही कोई ये बात करेगा कि महात्मा गांधी इस मसले पर क्या राय रखते थे जी। तो अगर ये सारी बातें हैं तो उसमें मेरा जजमेंट अपना ये है कि सबसे पहले हमें रिसर्च चाहिए। जी बिल्कुल। अभी जो हो रहा है वो राह में जो छोटी की मात्रा लगती है जिसको हम रिसर्च कहते हैं, आमतौर पर वो जो रिसर्च और रिसर्च का अंतर है, तो रिसर्च बहुत वैलिड किस्म की जो 3 साल में पीएचडी करने के बाद होती है, उस तरह का रुझान हमारे यहाँ है ही नहीं। कोई भी मसला उठता है, कोई भी पत्रकार, कोई भी नेता, कोई भी रिक्शे वाला, कोई भी दुकानदार वो विशेषज्ञ की हैसियत में आ जाता है। यह मसला पत्रकारों का या किसी पुलिस वालों का नहीं है, यह मसला अपराध शास्त्र का है जी। और बहुत अफसोस की बात है कि अब तक मैंने किसी भी अपराध शास्त्री को टेलीविजन पर नहीं देखा। जो विषय मैं 1979 में पढ़ाया करता था क्लासरूम सिचुएशन पर जी, मतलब कक्षा में पढ़ाया करता था, वो आज तक उस तरह की बातचीत सुनने के लिए कोई राजी नहीं हुआ।